अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। कुछ ही दिन में पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत से मुज़ाकरात का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। कुछ अरसा पहले तक ये सूरत हाल थी कि इमरान खान सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे और हुकूमत को फरीक ही नहीं समझते थे, मगर उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई की मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर कोई मज़बूत पैगाम या रद्द-ए-अमल ही नहीं दिया। लेकिन तब हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आती थी। मगर 24 नवंबर को इमरान खान ने एहतजाज की फाइनल कॉल दी और इसे डू और डाई एहतजाज का नाम दिया। लेकिन पीटीआई का यह एहतजाज नाकाम हो गया, बल्कि उल्टा ये पीटीआई में अंदरूनी इंतशार को बढ़ाने का सबब बन गया। साथ ही इस नाकामी ने हुकूमत के एतमाद को बढ़ा दिया और फिर अब सूरत हाल ये हो गई है कि पीटीआई तो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आ रही है, कमेटियां बना रही है, लोगों को नामजद कर रही है, मगर हुकूमत उसे संजीदा नहीं ले रही है। 24 नवंबर के एहतजाज में नाकामी के बाद इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की धमकी दी और इससे पहले 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए और उन पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को पहले 13 दिसंबर और अब 15 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। साथ ही उमर अयूब की सरबराही में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। मगर फिर पीटीआई शिकवा करती हुई नजर आई कि हमने तो मुज़ाकराती कमेटी बना दी मगर हुकूमत राब्ता ही नहीं कर रही। ताहम आज इस हवाले से मुतज़ाद खबरें सामने आई कि हुकूमत और पीटीआई के राब्ते बहाल हो गए हैं, मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। पीटीआई अपनी पेशगी शराइत से भी पीछे हट गई है। अब से कुछ देर पहले पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए कोई पेशगी शराइत नहीं होनी चाहिए, शराइत ही मंजूर हो गई तो बातचीत किस चीज़ पर होगी। मशरूत मुज़ाकरात कह रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि असीरान की रिहाई हो और साथ में 9 मई और 26 नवंबर पे कमीशन बने। ये नहीं है कि पहले आप ये बना ले तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये सब कुछ हो जाए तो फिर शायद आगे बढ़ने के लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं। ये तो टर्म्स है और ये तो मुतालबात है। आगे कमेटी बैठेगी, आगे बढ़ेंगे तो ये मुतालबात उसमें हल हो जाएंगे। डायलॉग का ताल्लुक है तो उस पर कोई प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सियासत में आप एक दूसरे के लिए न माफिया मंगवाते हो, न माफिया जो है ना शर्त रखते हो कि आगे की तरफ बढ़े। अगर आप सिंसियर है टू प्रोसीड, अगर आप चाहते हैं ये सारे मैटर रिजॉल्व हो, आप चाहते हैं बेहतरी की तरफ जाएं, देन द फर्स्ट पॉइंट इज लेट्स सिट एंड टॉक। अगर बैठते नहीं है आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, ये हरकत हर तरफ से। इससे पहले आज पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ने कहा कि हम अब हर सतह पर मुज़ाकरात ही करेंगे। इसका हमें इमरान खान ने खुला मैंडेट दे दिया है ताकि सियासी सतह पर रास्ता निकाला जा सके। हम हर सतह पे अब मुज़ाकरात भी करेंगे। हमें बिल्कुल इमरान खान साहब ने एक खुला मैंडेट दिया है इस मुल्क की फलाह के लिए, गुफ्तशुनीद का आगे एक रास्ता निकालने का सियासी सतह पे। तो हम सियासी सतह पे भी रास्ता निकालना चाहते हैं, कानूनी आईनी सतह पे भी और अखलाकी सतह पे भी। जबकि आज कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि अब 9 मई की धूल बैठ जानी चाहिए और आगे की तरफ बढ़ें, हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी न समझे, जितनी गलतियां हुई है उसको रेमेडी कर ले। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो, अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। जनाब स्पीकर, आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम जो यहाँ लोग आए थे वो पुरअमन थे। इस बात की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि उनमें से किसी के पास वेपन मौजूद था। आप सारी वीडियो शेयर कर ले, उनमें से आप किसी के पास वो गन नहीं देखेंगे जिनसे कहा जाता है कि वहां से फायर हुई है। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पर आए, ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। इस पर भी हुकूमत ने रद्द-ए-अमल दिया और वफाकी वज़ीर इत्तेहाद तारड़ ने अपने बयान में कहा कि 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का वतीरा है। सवालात का जवाब दें, इल्ज़ामात लगाकर उनसे मुंह मत फेरें। सानहा 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत सानहा 9 मई में मुलव्विस है। हुकूमत 9 मई को पीटीआई के खिलाफ सबसे बड़ी चार्जशीट समझती है, जबकि पीटीआई 9 मई पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर रही है। लेकिन अहम बात यह है कि साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को फौजी तहवील में 9 मई के वाक़यात में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, जिसे तहरीक इंसाफ के लिए धचका करार दिया जा रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही है कि जनरल फैज़ हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हुकूमत कह रही है कि जनरल फैज़ हमीद का सिरा बराह रास्त इमरान खान से मिलता है, इसलिए जनरल फैज़ हमीद को सजा होगी तो इमरान खान भी नहीं बच पाएंगे। इसी हवाले से आज द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक
जनरल रिटायर्ड फैज हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राब्ते में थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। इमरान खान के साथ जनरल फैज हमीद के बिलवास्ता या बिलावास्ता रवाबित की तहकीकात जारी हैं। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर साहब। उनसे पूछेंगे कि क्या ये बात भी दुरुस्त है कि आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई असद कैसर साहब से स्पीकर अयाज सादिक के। हाँ, हमारे बहुत शुक्रिया तारर साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तारर साहब, सबसे पहले आज जब असद कैसर साहब गए हैं स्पीकर अयाज सादिक के घर, उसके बाद वजीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे, क्या उन दोनों की मुलाकात हुई, आपस में बातचीत हुई, कोई मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई? जब वज़ीर आज़म आज गए सरदार अयाज सादिक साहब के घर ताज़ियत के लिए उनकी हमशीरा के इंतकाल पर, तो उस वक्त असद कैसर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। मेरी अभी कुछ देर पहले एक हमारे वज़ीर हैं, कॉलीग हैं, जो वज़ीर आज़म साहब के हमरा वहाँ गए थे, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा जी ना हमें वहाँ नज़र आए, ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई आमना सामना हुआ। तो मेरी अभी क्योंकि आई विटनेस से बात हुई है तो मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं कि कोई ऐसी मुलाकात वज़ीर आज़म साहब की और असद कैसर साहब की वहां पे नहीं हुई। साहब, और इसके अलावा फिर जो आज खबर आई कि राब्ते बहाल हुए हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान, बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रज़ा स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात के लिए गए, वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ीक तारर साहब से मुलाकात हुई, कहीं ना कहीं हुकूमत ने हामी भरी है मुज़ाकरात की, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, कल जब सेशन हुआ, बहुत अरसे बाद, बहुत गैप के बाद ये सेशन हो रहा है, तो स्पीकर साहब के दफ्तर में बहुत रश लगा हुआ था। कल जब मैं भी उनके दफ्तर में सेशन के दौरान गया तो वहाँ पे हामिद रज़ा साहब मौजूद थे, शेर अफजल मरवत साहब मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनका आना जाना लगा हुआ था। तो कुछ देर के लिए लॉ मिनिस्टर साहब भी बैठे, मैं भी बैठा। तो ये क्योंकि ताज़ियत करने बहुत से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे ज़रूर हमारे पार्टी के रहनुमाओं की उनके पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात हो रही है, मगर बाज़ाब्ता तौर पे अगर कहा जाए कोई बातचीत का आगाज़ हो गया है, नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं और वो जो कमेटी बनाई थी वो फ़ाल हो गई है, तो इसमें हकीकत नहीं है। जी, गैर रस्मी मुलाकातें फ्लोर ऑफ द हाउस भी हो रही हैं, स्पीकर के दफ्तर में भी हो रही हैं, मगर वो इस नीयत से कि कोई मुज़ाकरात करने हैं वो कतई नहीं हो रही। क्योंकि देखिए, हमारा एक मौक़िफ़ है कि 26 नवंबर को जो स्टेट पे चढ़ाई की गई और बेलारूस के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद थे और उनके विजिट को साबोटाज करने की कोशिश की गई, रेंजर्स एहलकार 4 शहीद हुए, पुलिस वाले 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, एक को शहीद किया गया, और उसके बाद एक झूठा बयानिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज को, सिक्योरिटी एजेंसीज को बदनाम करने के लिए, पुलिस को बदनाम करने के लिए कि जी 200 बंदा मर गया है जी, कोई कह रहा है जी 2000 बंदा मर गया है जी, सड़क लाल हो गई खून से। तो जो एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है और एक सियासी नाकामी थी कि आप मौके से भाग गए, आप मौके से फरार हो गए, तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दौड़ क्यों लगाई। अब उस छुपने के लिए एक झूठा लाशों का बयानिया, और देखिए जो सोशल मीडिया पे जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर भी रहे हैं उनको भी पता है अभी तक कोई एविडेंस, वीडियो एविडेंस या अदरवाइज कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, कोई लवाहिकीन सामने नहीं आए जिन्होंने बाकायदा तौर पे इस पे कोई इंटरव्यू दिया हो। और ये वो पार्टी है कि जिसका मुल्तान में चंद साल पहले जलसा हुआ, भगदड़ में लोग मर गए और बानी चेयरमैन पीटीआई ने तकरीर जारी रखी जबकि सामने डेड बॉडीज पड़ी थी। तो ये जो झूठा बयानिया बनाया जा रहा है रियासत को बदनाम करने के लिए, और फॉरेन जर्नलिस्ट से अब आर्टिकल दिखवाए जा रहे हैं, बदकिस्मती है, क्या टॉक्स हो सकती है जो लोग सच नहीं बोल सकते। अब हुकूमत ये कह रही है कि दौड़ क्यों लगाई, वो ये कह रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। तो इसमें वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं कि सीनियर तरीन जजेस 3 हों और वो सुप्रीम कोर्ट के, और वो 9 मई के ऊपर भी और 26 नवंबर के ऊपर भी, दोनों पर उसका जुडिशल कमीशन तहकीकात करे। देखिए शाहजेब साहब, जो एक एक्ट इलीगल है, एज ए लॉयर आई कैन टेल यू, इनको संजानी का मकाम ऑफर किया गया, इनको बताया गया कि रेड जोन डी चौक में नहीं आ सकते, और उसके बावजूद इनके असले से लेस लोग, गुलेलों और बंटों से लेस, टीयर गैस, स्टन गन, क्लैशनकोव्स, गैर मुल्की अफगानी बाशिंदे, और ये सारे लोग जब वहाँ पहुँचे तो मुझे बताइए कि ऐसा मुजाहरा वाइट हाउस के सामने हो या 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने हो
कि लोग क्लैशनकोफे लेके आ रहे हों और आंसू गैस के शेल लेके आ रहे हों, तो क्या उस महज़ब मुआशरे में भी इस बात की इजाज़त दी जाती है? पहले तो पूरी एक जो आर्ग्यूमेंट है उसके सबसे बड़ी दलील यह है कि सारी इलीगल एक्टिविटी थी। संगजानी के मकाम पर सिर्फ जिद में नहीं जाया गया। और देखिए, हमारे तो 4 शहीद जो रेंजर्स के जवान प्लस पुलिस का एक एहलकार, 200 से ज़ायद ज़ख्मी, वो तो एविडेंस सामने है, बॉडीज सामने हैं, जनाजे हुए हैं, हम जनाजों में शरीक हुए हैं, उनके लवाहिकीन से हमने इज़हार हमदर्दी, इज़हार ताज़ियत किया है। इनके पास एविडेंस है कोई नहीं। देखिए, 2 घिनौने जुर्म, एक 9 मई का, उस पर भी कमीशन का मुतालबा। भाई क्यों? देयर इज इररिफ्यूटेबल एविडेंस कि आप लोगों ने ये किया, आप लोगों की वीडियो एविडेंस, जियो टैगिंग, आपकी लोकेशन, आपके रहनुमाओं के बयानात, सब कुछ सामने है, उससे भी मुंह चुराते हैं। वैसे मगर फिर इस सिचुएशन में फिर आगे बढ़ा कैसे जाए? वो ये कह रहे हैं कि आज फाइनली उन्होंने कहा है कि कोई हमारी शर्त नहीं है। वो कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं रखी जाती। आज बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा है अगर वो शर्त नहीं रख रहे और मुज़ाकरात के हामी है, पहले तो वो बात ही नहीं करने को तैयार होते थे। वो कहते थे हम बात ही इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। अब वो कह रहे हैं हर एक से बात करने को तैयार हैं, हुकूमत से बात करने को तैयार हैं, हुकूमत जवाब नहीं दे रही है। वो मुसलसल 3 दिन से ये कह रहे हैं। तो क्या आप बिल्कुल बात ही नहीं करने को तैयार, या अनकंडीशनल बात करने के लिए वो तैयार है तो आप भी अब इंगेज करने को तैयार हैं? देखिए, इनका एतबार कौन करे? आपको मैं एक रीसेंट मिसाल दूं। 26वीं आईनी तरमीम पे हमने इनको इंगेज किया, इनके साथ डायलॉग किए थ्रू मौलाना फजल रहमान, और 90% इन्होंने उस पर अग्रीमेंट किया। इनके कहने पे उसमें शिकें निकाली गई। मगर जब वक्त आया ये जेल मुलाकात करने गए तो इनको वहाँ पे झाड़ पड़ी, इनके साथ बदसलूकी हुई, और इनके बानी चेयरमैन PTI ने कहा कि मैं किसी चीज़ पे बात नहीं करनी, ये क्या 26वीं आईनी तरमीम ले आए हो? मैंने कहा था मुझे रिहा कराओ, मुजाहरे करो। तुम लोग मिल गए उनके साथ जाके, तो इनकी किस बात का एतबार करें? 26वीं आईनी तरमीम पे इन्होंने जो पहले सब कुछ मान के, मनवा के, मौलाना से पूरी अपनी बात फाइनल करके, आखिरी मिनट पर डांट डपट खा के, तो उसके बाद ये अपनी बात से ही मुकर गए। इनका तो इतबार नहीं है ना कि एक दिन एक बात करें, दूसरे दिन दूसरी बात करें, झूठ बोलें, मुनाफिकत करें। तो इनका इतबार कौन करे और इनकी गारंटी कौन देगा? ये जो बात कर रहे हैं इसका असल मकसद क्या है, मानी क्या है, और ये इस बात पे कितने संजीदा हैं, इस पर तो पता नहीं अब यकीन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अब बात करने को तैयार ही नहीं। यानी ये जो खबर आ रही थी कि कोई राब्ता बहाल हुआ है, मुज़ाकरात की राह हमवार हुई है, अब मुज़ाकरात यहाँ से शुरू होंगे, आप कैटेगोरिकल डिनाई कर रहे हैं, ना हुकूमत बात करना चाहती है, ना ऐसा कोई राब्ता बहाल हुआ है। देखिए, अभी तक तो कोई राब्ता बहाल नहीं हुआ, और जैसे मैंने कहा कि असेंबली के फ्लोर पे गैर रस्मी गुफ्तगू भी होती है, मुलाकात भी होती है, स्पीकर के दफ्तर में भी होती हैं। मगर अगर ये कहा जाए कि फॉर्मली कोई नेगोशिएशन जो है 2 कमेटीज़ के दरमियान शुरू हुई हैं और कुछ संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो अभी ऐसी सूरत हाल तो नज़र नहीं आई। और ये जो 9 मई का जुर्म है, 26 नवंबर का जुर्म है, इस पे कोई शर्मिंदगी तो जाहिर जाए। वैसे मगर वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने सजा का निजाम तो वजह हो। वो यही कह रहे हैं कि ये शर्त ना रखें हैं, मुज़ाकरात शर्त से नहीं शुरू होते। इस बात पे वो कह रहे हैं कि जी शर्मिंदगी या माफ़ी, ये शराइत ना रखी जाएं। और उनकी तरफ से तो ये खबर आई है कि उन्होंने राब्ता किया है, तो हुकूमत में अगर राब्ता हुआ है तो हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये जो रोज़ की रविश है वफाक पे चढ़ाई करने की, एक सूबाई हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके और स्टेट को कमज़ोर करने की कोशिश है, इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन्स हैं, मुल्क के बाहर बैठ के मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है क्या? 9 मई के जो मुजरिम हैं, जिनके चेहरे भी सामने हैं, जिनके अमाल भी सामने हैं, तो देखिए जब तक कोई ये 9 मई और 26 नवंबर वाला मामला किसी तरफ नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रस्ट बहाल हो सकता है, कोई ट्रस्ट का जो गैप है वो ब्रिज हो सकता है। मुझे ये होता नज़र नहीं आता। जैसे मैंने कहा कि गैर रस्मी बातचीत तो होती रहती है, मगर अभी तक कोई फॉर्मल ऐसा जो है वो मैकेनिज्म नहीं बना, और ना ही कोई फॉर्मल इस पे जो है वो आगे मुज़ाकरात हुए हैं। सब ना, अगर आप नहीं बात करने को तैयार तो उन्होंने डेडलाइन दी हुई है 15 नवंबर की, उसके बाद सिविल नाफरमानी शुरू होती है, जिसका पहली स्टेज आगे जाके वो कहते हैं कि बिल ना देने का मुतालबा करेंगे, मगर पहली स्टेज है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। तहरीक इंसाफ का दावा है कि इमरान खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में बहुत पॉपुलर हैं। अब तकरीबन 15 अरब डॉलर्स की शुरू के 5 माह में रेमिटेंसेस हैं, तकरीबन 3 अरब डॉलर के पास की एवरेज है, जिससे रुपया मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस और ज़ाहिर ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम। और उनका ये कहना है कि इम्पैक्ट आएगा, लोग पैसे भेजना बंद करेंगे, कम करेंगे, तो हुकूमत के लिए एक इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। देखिए, पहले भी आपको याद होगा
जो इनके 126 दिन के धरना था, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट से इन्होंने किया था, और उसके बगैर तो ये 26 घंटों का भी धरना नहीं कर सके, तो उस धरने में भी बिल जलाया गया था और सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी गई थी। मेरा सवाल ये है कि वो जो बानी चेयरमैन पीटीआई ने कंटेनर पे चढ़ के बिल जलाया था, कितने लोगों ने सुई गैस के और बिजली के बिल देना बंद कर दिए थे? क्या मुल्क के अंदर जो ये इदारे हैं, सुई गैस का इदारा है, जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, क्या इनमें बिल बिल्कुल जमा होने बंद हो गए थे और ये कंपनियां बंद हो गई थी उसके बाद? देखिए, ये जो एक गैर संजीदा सियासत है ना, मतलब अगर उनका दावा ये है, हमने ये सवाल किया जिस पे जवाब भी आया तहरीक इंसाफ की तरफ से, मुर्रा साहब से बात कर रहे थे कि जी 2014 वाले हालात नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानीज में इमरान खान बहुत पॉपुलर है, रेमिटेंसीज पे फर्क आएगा। देखिए, देखिए पहली बात ये कि जिस बात को करके ये यू टर्न ना लें, मुकर ना जाएं, तो फिर ये बानी चेयरमैन पीटे और उनकी जमात हो नहीं सकती। रियासत मदीना का नारा लगाया और अरब ममालिक से मिली हुई घड़ियां और जो दीगर तहाइफ थे वो ब्लैक मार्केट में बेच दिए, मुनाफा कमाया। अमर बिल मारूफ कहा और 190 मिलियन पाउंड का एक बहुत बड़ा स्कैंडल किया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन, मेगा करप्शन स्कैंडल। उसके बाद एब्सोल्युटली नॉट कहा और अमेरिका के हवाले से एक कैंपेन चलाई, और उसके बाद अमेरिका में लॉबिस्ट फर्म हायर की और कांग्रेसमैन को कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत को हमारे हक में लेटर लिखो। तो ये गैर संजीदा कॉल है। और देखिए, जो हमारे वर्कर्स हैं बेचारे, जो बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने घर वालों को पैसे भिजवाते हैं, तो क्या वो घर वालों को यहाँ पैसे भिजवाना छोड़ दें क्योंकि एक कॉल आ गई है कि मुझे जेल से निकालो? ये रेमिटेंसेस बंद करने की कॉल नहीं है, ये मुझे जेल से निकालो, मुझे एनआरओ दो, मुझे डील दो की कॉल है। और ये सिविल डिसोबीडियंस का जो देखें, जैसे मैंने कहा, ये ओबीडियंट कब था, इन्होंने फरमाबरदारी की कब है? या सिविल डिसोबीडियंस करें या पर्सनल डिसोबीडियंस करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यानी आप ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल रेटरिक है, हुकूमत की रेटरिक है। 15 नवंबर भी फिर 15 दिसंबर भी फिर गुजर जाए, इस धमकी पर भी अमल करके देख लें, आप कह रहे हैं कोई असर नहीं पड़ेगा, इस हालात में मुज़ाकरात हुकूमत नहीं करेगी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये धमकियां दें, जो मर्जी करें, ये पहले भी धमकियां देते रहे हैं, इनकी तमाम धमकियां नाकाम रही हैं। और अब पॉलिटिकल फेलियर जब हो जाए ना, देखिए पार्टी 3 हिस्सों में तकसीम है। मुझे ये भी पूछना है इनसे कि हमने बुशरा ग्रुप से करना है, अलीमा ग्रुप से करना है, इनके सरकर्दा रहनुमा किधर हैं? आपस में जो डिवीजन है, कोई ग्रुप कहता है, केपी असेंबली की खबर है कि केपी की कैबिनेट के मेजॉरिटी मेंबर्स ने कहा है कि सिविल डिसोबीडियंस की कॉल गलत है, ये नहीं होनी चाहिए और इस पे अमल नहीं होना चाहिए। अब इनकी किस बात पे एतबार करें, किस पे ना करें? मगर पांच रुकनी कमेटी तो इमरान खान साहब ने बनाई है ना, वो 5 रुकनी कमेटी जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, असद कैसर साहब भी हैं, उमर अयूब साहब भी हैं, जो बल्कि वो तो सरबराही कर रहे हैं। ये कमेटी तो उन्होंने ही बनाई है, जिसमें हामिद रजा साहब भी हैं और अली मीर गंडापुर साहब भी हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, इनके कॉलो फेल में भी तजाद है, इनका पास कॉन्डक्ट भी आपके सामने है, 9 मई का, 26 नवंबर का। इनकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कैंपेन भी आपके सामने है, इनकी पिछली कैंपेन जो फेल हुई वो भी आपके सामने है। अब ये बात किस एजेंडे पे करना चाहते हैं? यानी सिर्फ ये कह देना कि जी बात करनी है, क्या इनके टीओआर्स हैं, इनका मैंडेट क्या है, ये किस मौजू पे बात करना चाहते हैं? मौसम के हाल पे है, क्लाइमेट चेंज पे है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर है, क्या इनका क्या मैंडेट क्या है? यानी ये जो मुज़ाकरात की कमेटी बनी है, उसकी कमेटी बनती है तो टीओआर्स भी बनते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक वैसे ही ढकोसला है, ये इसमें संजीदा नहीं है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते, और ये जो सियासत कर रहे हैं मुल्क को नुकसान पहुंचाने की, जिसमें ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस को नहीं देखते, जिसमें ये मुल्क के मफाद को नहीं देखते, ये IMF को भी लेटर लिखते हैं, ये फ़लस्तीन की APC में भी शरीक नहीं होते। अगर बात करनी थी तो फ़लस्तीन की APC में क्यों नहीं आए? फ़लस्तीन से क्या इख्तिलाफ है? या गजा के नहते मुसलमान बेचारे जो मजलूम हैं उनसे क्या इख्तिलाफ है? तो अभी देखते हैं कि आगे जाके इनके क्या टीओआर्स आते हैं। अभी तक तो ये कोशिश को संजीदा नहीं लगती। बहुत शुक्रिया। हुकूमत मुज़ाकरात के मूड में नहीं नज़र आ रही है। हमने तहरीक इंसाफ को प्रोग्राम में दावत दी है, प्रोग्राम लाइव है, वो अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दे सकते हैं। मामला जनरल फैज़ हमीद का किस तरफ जा रहा है और क्या वाकई इमरान खान साहब के लिए इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, अंदर की बात क्या है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कैसे आगे बढ़ेगा तो फैसला कब आएगा? फैसला आएगा
तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ का ये एतमाद दुरुस्त है कि इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है? सारा का सारा फौज का इंटरनल मामला है। दो सहाफ़ी जिन्होंने इस मामले पर बड़ी तफसीली तहकीक की हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीफ फारूक साहब और उमर चीमा साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब, सबसे पहले ये मामला अब आगे बढ़ेगा कैसे? सबके जहन में पहले ये सवाल है कि जी चार्जशीट हो गया, अब ये मामला कितने दिन में आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि आम अदालती सिस्टम तो है नहीं। शायद मेरा ख्याल है कि ये आम जो अदालती निज़ाम है उससे मिलता जुलता ही है। यानी कि जो अभी तक हुआ है ये एक तरह से उनका एक चालान जमा हुआ है, जिसके बाद आगे फर्द जुर्म आयद होती है कि जिसमें मुल्ज़म को उन पर जो चार्जेस होते हैं वो पढ़कर सुनाए जाते हैं, और अगर वो किसी पे कंटेस्ट करे, जो कि आमतौर पे होते ही है, जो एक्यूज है वो कंटेस्ट करते हैं कि मैं इनकी सख्त जुर्म से इनकार करता हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, तो उसके बाद फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। तो इनके केस में भी, जनरल फैज़ के केस में भी वही होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बाकी अदालतें हैं उन्होंने और भी कई केसेस सुनने होते हैं। ये जो अदालत बनी है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, तो ये बनी ही स्पेशली एक स्पेशल केस के हवाले से है। तो ये इसकी जो कार्रवाई है वो एक डेली बेसिस पर होगी, तो लिहाजा ये ट्रायल जो है बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा, और इसमें फिर ये इल्तवा की गुंजाइश भी ना होने के बराबर होती है कि कोई वकील कहे कि धुन थी या कोई फलां मामला था। को बड़ा ही कोई जेन्युइन इशू हो तो उसकी बुनियाद पे शायद ये कोई इल्तवा का शिकार हो, नहीं तो ये डेली बेसिस पे चलेगी। जैसे मुझे अंदाज़ा ऐसे है कि जैसे हो सकता है कि दिसंबर के महीने में ये केस कंक्लूड हो जाए, या मैक्सिमम जनवरी के शुरू में ये कंक्लूड हो जाएगा। तो यही आगे इसका जो रोड मैप नज़र आता है, या जो आप पूछ रहे हैं वो तो ऐसे ही है। और मुनीफ फारूक साहब, आपने कुछ दिन पहले भी खबर दी थी कि जनरल फैज़ हमीद बहुत मुश्किल में हैं और वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि इस मामले से बच जाएं, मगर अब जबकि मामला आगे बढ़ रहा है, तहरीक इंसाफ के लिए हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये फौज का अंदरूनी मामला है, हमें ज़बरदस्ती फंसाने की इसमें कोशिश ना की जाए। चार्जशीट में भी 9 मई का जिक्र नहीं, वो अलग से है कि जी ये अभी तक तफ्तीश हो रही है, कुछ होता तो अब तक तफ्तीश हो गई होती। शाहजेब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो बातें अब तक सामने आई हैं उनको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो अब्यूज ऑफ पावर से रिलेटेड है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, या दीगर जो मामलात है, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है, जो या सियासी मामलात के अंदर उनकी थी, अमलदारी थी, वो शायद उनके टेन्योर या खास तौर पर 2022 का जो एक वक्त था उसके अंदर की बात है। लेकिन मेजर काम तो वो है जो बाद में हुए हैं। अब ये बात तो आपकी और नजर भी आ रहा है कि वो दुरुस्त है, वो तो अभी जेरे तफ्तीश है। लेकिन जो दबाव है या जोर है, ये मैं आपको इस वक्त एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह सकता हूं, वो रिटायरमेंट के बाद के मामलात के ऊपर है, और उसमें बार बार जोर इसी बात पर दिया जा रहा है, और जो क्लेम किया जा रहा है वो ये कि बेसिकली जो फैज हमीद साहब थे वो इमरान खान साहब के साथ एक मिली भगत के साथ सारा कुछ करते रहे। 25 मई 2022 का जो एहतजाज था वो भी फैज हमीद साहब की कंसल्टेशन के साथ तरतीब दिया गया। गालिबन उस वक्त वो, अगर आप मुझे करेक्ट कर पाए, उस वक्त शायद वो कोर कमांडर पेशावर थे और उसके बाद बार भावलपुर गए थे। एक तो वो वक्त था। फिर नवंबर 2022 के अंदर जो कुछ हुआ उसके अंदर भी फैज हमीद साहब का एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है और बताया जाता है। फिर 9 मई को फौज एक इंटरनल रिवोल्ट की अटेम्प्ट के तौर पर ले रही है, और वो इसको समझते हैं कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ एक इंटरनल कू या इस तरह की हरकत करने की कोशिश की गई। और ये बात मैं शायद पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूं कि शायद फैज हमीद साहब को कॉशन भी किया गया था कुछ अरसे पहले कि वो इससे बाज आ जाएं, लेकिन शायद वो नहीं आए। तो क्लेम ये है कि जी ताल्लुक बनता है इमरान खान साहब से। अब ये ताल्लुक किस तरह साबित होता है, जो कन्विक्शन ऑर्डर होगा इसके बाद, जो थोड़ा सा इसमें मैं फर्क आपको ये बता दूं कि आमतौर पर यह होता है कि आम फौजदारी मामलात के अंदर कि जी चार्जशीट हो गई तो उसके बाद भी चीजें चलती रहती हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो इन मामलात तक थी जिन पे चार्जशीट किया गया ये तो मुकम्मल है, बाकी मामलात को शायद मुकम्मल किया जा रहा है। और ये भी इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि शायद कोई ऐसी बात भी हो कि फैज हमीद साहब का एक कन्फेशनल स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो रहा हो या हो चुका हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, एग्रीइंग टू द फैक्ट कि उनका इमरान खान साहब से राब्ता था। अब दीज आर ऑल क्लेम्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स प्रोसीडिंग्स होती हैं, इनके बारे में किसी को एजुकेट नहीं किया जाता,
all that comes out is a piece of paper which has the decision on it. So हमें इस वक्त ये जो जोर है उसके बारे में तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो पोस्ट रिटायरमेंट मामलात के ऊपर है, और उसके अंदर फैज हमीद साहब अकेले नहीं है, कुछ और अफसरान रिटायर्ड भी थे गालिबन जिनको राउंड अप भी किया गया। और उमर चीमा साहब, आपने अपने वीलॉग में भी बहुत सारी तफसीलात बताई इस मामले के हवाले से, इस केस के हवाले से, बट नाउ तहरीक इंसाफ इस एतमाद का इजहार कर रही है कि जी अगर हमारे खिलाफ कुछ होता तो अब तक तो आ गया होता, ये इतने लंबा 1.5-2 साल हमें इस तरीके से अदालतों में घसीटाना जाता, और वो डिस्टेंस भी करने की कोशिश करते हैं जनरल फैज़ हमीद से, फिर ये भी कि अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो अपने तय किया होगा, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। राब्ते में रहना कोई इस बात की निशानदेही नहीं करता कि हम उनके साथ किसी साजिश में मुलविस थे। आपको लग रहा है किसी भी तरीके से कुछ साबित हो पाएगा? शाहजेब, एक तो जो उसमें एक जो चार्ज है जो कि अभी जिसका ट्रायल भी होगा वो ये है कि उनके जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसके हवाले से है, तो वो डेफिनेटली राब्तों का ही जिक्र है। अब उस पे अगर हम इस तरह ही तसव्वुर कर लें कि इसमें पीटीआई का कसूर नहीं था, तो जनरल फैज जो बीइंग डीजीआई से या इनके वो जिन पोजीशन पे रहे वो 2 से लेके 5 साल तक वो को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। उन्होंने किया तो जनरल फैज जो है वो तो उन पर तो एक दबाव आएगा या उनके लिए तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है। बाकी जो 9 मई वाला है वो तो अभी मामला वैसे भी एक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो अभी उन्होंने चार्जेस में उस तरह से शामिल नहीं किया, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो एक तासर मिल रहा है वो ये है कि वो चाह रहे हैं, जो कि इनका ट्रायल कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम थोड़ा कर लें लेकिन सॉलिड कर लें, यानी कि जो भी चार्जेस हों ऐसे हों जो कि प्रूवेबल हों, और वो कोई किसी स्टेज पर ये ना हो कि कोई किसी और अदालत में मामला चला जाए या कोई ऐसा रेफरेंस दिया जाए कि उनको जो फेयर ट्रायल नहीं दिया गया और इस बुनियाद पे उनके चार्जेस जो है उधर की एग्जामिन होना शुरू हो जाए। तो वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जो सॉलिड हों, तो उसमें पीटीआई वाले काबू आते हैं या नहीं। देखें ओवरऑल तो पीटीआई और जनरल फैज का जब जिक्र आता है तो एक अनजाने में पीटीआई का ज़हन में आता है, तो एक उसके वो अपने आप को डिसोसिएट तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई चीज़ें होती हैं, कई लोगों के राब्ते होते हैं, उस राब्ते में एक बंदा इनके उसको हो सकता है कि उस पर वो कोई लॉ इन्वोक ना हो रहा हो, लेकिन दूसरा बंदा वो एक उसके पार्ट पर एक इलीगल एक्ट हो। तो जनरल फैज के पार्ट पर तो वो है ही है। अब आई डोंट नो कि पीटीआई जो है वो वैसे ही साथ बदनाम होती है या कि उन पर कोई केस भी बनता है। और मुनीफ साहब, ज़ाहिर एक ओवर एम्बिशियस आदमी थे जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म होते हुए आर्मी चीफ बनना चाहते थे, उनके जाने के बाद भी बनना चाहते थे, फिर ये इल्ज़ाम लगना कि जब नहीं बने रिटायर हो गए, उसके बावजूद भी उनकी इन्वॉल्वमेंट रही, और ये तो अब चार्जशीट में भी सामने आ गया। और इसके अलावा जो इल्ज़ामात हैं ये सब उनके अपने एम्बिशन से जुड़ा रहेगा या एक साजिश के तौर पर सामने आएगा जिसमें तहरीक इंसाफ मुलविस होगी या कहीं से भी इमरान खान साहब मुलविस होंगे? शाहजेब साहब, जो मैं प्योरली बहसियत एक सहाफ़ी के जो मैं अर्ज कर सकता हूं कि जो नवंबर 2022 के प्रोटेस्ट था, जो एक लॉन्ग मार्च थी इमरान खान साहब की और सारा कुछ, और जो नवंबर 2022 के मामलात थे जिनके बारे में मैं लिख भी चुका हूं, और जो हालात थे उसमें तो ये बात ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कही जा सकती है कि फैज हमीद साहब तो ही वेंट अ लिटिल टू फार, शायद वो इतना आगे चले गए इस पूरी अपॉइंटमेंट को जो जनरल आसिम मुनीर साहब की हो रही थी इसको सैबोटाज करने के लिए, विच वाज कंप्लीटली अनहर्ड ऑफ। और जो एविडेंस या जो चीजें डॉट्स कनेक्ट होते हैं वो इमरान खान साहब तक उधर तो जाते थे कि इमरान खान साहब वाज हैंडलिंग द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, और मकसद एक था सबका कि जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को रोका जाए कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना बने। जो एम्बिशन था जनरल फैज हमीद साहब का, वो कोई लोन वुल्फ नहीं थे या कोई अकेला एम्बिशन नहीं था। नेचुरली ही वांटेड टू बिकम द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। वो शायद उनके लिए एक एम्बिशन किसी हद तक लेजिटिमेट भी हो, क्योंकि कोई भी 3 स्टार अगर एलिवेट हो जाता है और उस लीग में चला जाता है तो नेचुरली एक एम्बिशन तो डेवलप होता है। लेकिन इमरान खान साहब का उनके साथ जो नेक्सस था उनके टेन्योर के अंदर, जब वो DGISI भी थे, वो बड़ा क्रूशल है और उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना बड़ा जरूरी है कि इमरान खान साहब ने तो उनको बड़े पेटी और प्रोकियल मामलात में इन्वॉल्व कर दिया था। यानी जो काम शहजाद अकबर साहब भी डिलीवर नहीं कर पाते थे, फलाना नहीं पकड़ा गया, फलाना नहीं हुआ, तो इमरान खान साहब
मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, महफिलों के अंदर बैठ कहते थे यार तुमसे ये काम नहीं हुआ, देखो मैंने अभी फलाने को अरेस्ट करवा दिया, देखो मैंने फलाने को ये करवा दिया। तो फैज हमीद साहब तो बहुत सारी चीजों के अंदर इमरान खान साहब के लिए हॉटलाइन के एक्सेस पे मौजूद रहते थे। सो जो नेक्सस था उनका, वो ये नहीं था कि एक नॉर्मल डीजी ISI और प्राइम मिनिस्टर का, वो आईज एंड ईयर्स से आगे बहुत जा चुके थे। और जो ये सारा नेक्सस फिर डेवलप हुआ, उसमें एक एजेंडा तो कॉमन था, वो ये था कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देना। बट एज द लक वुड हैव इट, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए। और उमर चीमा साहब, ये जो अहम बात कर रहे हैं मुनीर फारूक साहब के, नवंबर 2022 ज़ाहिर इमरान खान साहब सड़कों पर थे, उस वक्त जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से थे, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है, इसलिए अभी प्रोटेस्ट करना है। क्या क्योंकि 9 मई की बहुत बात होती है, ये उससे पहले की बात है कि वहाँ पर कोई गठजोड़ साबित होता, क्योंकि उस वक्त सर्विस में थे जनरल फैज़ हमीद? यही बात है ना शाहजेब, जो पहले भी मैंने बात की कि ओवरऑल तो उनका एक ओपन सीक्रेट था, जो उनके आपस में रिलेशनशिप थी वो एक ओपन सीक्रेट था। अब लेकिन जब आपने एक कोड ऑफ लॉ में मामला लेकर जाने हैं तो उसके लिए आपको एक एविडेंस पेश करनी पड़ती है। आई डोंट नो कि इनके पास कोई इस तरह की एविडेंस है या नहीं। अगर हम यही देख लें ना, तोशाखाना केस जो है उसमें इमरान खान की क्या प्ली है, जो उन्होंने गिफ्ट लिए हैं, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी को जाके पूछें। नहीं, बेनिफिशरी वो डायरेक्ट हैं, लेकिन वो बात किसी और पर डाल रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ लीगल एक्सक्यूजेज हैं जो कि लोग मुख्तलिफ अंदाज में डिफरेंट ओकेजन्स पर इस्तेमाल करते हैं। अब इस केस में जो उनके राब्ते हैं, आप इमेजिन करें ना कि जनरल फैज किसी से बात कर रहे होंगे, वो कोई किसी और के नंबर से बात कर रहे होंगे, वो आगे इमरान खान से बात करा रहा होगा। ये बात को स्टैब्लिश करना कि वो वाकई इमरान खान से हो रही थी या इमरान खान उनको बता रहे थे, ये वो चैलेंजेस हैं जो कि आपको जब लीगल बैटल्स में जाते हैं तो उधर आते हैं। तो इसीलिए एक बंदा हो सकता है कि उसने 1 अरब की करप्शन की हो, लेकिन अदालत कहती है कि या प्रोसिक्यूटर जो है उसका ये ज़हन में होता है कि हम अगर 1 करोड़ की भी साबित कर दें तो चले उसको सजा हो जाएगी। तो एविडेंस जो है दैट इज द की थिंग। तो इस केस में भी है, आई डोंट नो, यानी कि वैसे उनकी आपस में ताल्लुकात तो किसी से ढके छुपे नहीं थे। अब उनको किस हद तक साबित किया जा सकता है, दैट रिमेन्स द क्वेश्चन। ये बड़ा अहम होगा मुनीब, क्योंकि ज़ाहिर इल्ज़ाम का लगना और इल्ज़ाम का साबित होना दो अलग चीज़ें हैं। तहरीक इंसाफ में ये कॉन्फिडेंस है कम से कम मीडिया की हद तक कि साबित कुछ नहीं होगा। देखिए शाहिद साहब, अगेन जो एविडेंस है वो कितना इंक्रिमिनेटिंग है और कितना मामला मौजूद है। खबर तो ये भी है कि इवेंचुअली उसमें म्यूटनी का चार्ज शामिल हो जाएगा और म्यूटनी शामिल होगी और 9 मई वाज एन एक्ट ऑफ म्यूटनी। अब उसकी एविडेंस फैज हमीद साहब से कितना कनेक्ट करता है, चले फैज हमीद साहब से कर जाए, इमरान खान साहब से कितना कनेक्ट करता है, दैट इज येट टू बी सीन। वो किसी ने नहीं देखा। वो डिजिटल एविडेंस है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डज इट इंक्लूड टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस कॉल्स, व्हाटएवर इट इज बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। सो वो उसकी क्रेडिबिलिटी या उसका जो ऑथेंटिसिटी है, दैट रिमेन्स, आई वुड नॉट से दैट रिमेन्स क्वेश्चनेबल, बट वो हमारे लिए एसरटेन करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो सामने आएगा। क्या अगर उसमें ये शामिल होती है तमाम दफात और 9 मई और सारे मामला अगर शामिल होते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि एविडेंस है, हेंस उसका कन्विक्शन ऑर्डर भी आएगा। लेकिन अगर ना हुआ तो फिर वही होगा कि उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है जो कि इमरान खान साहब को फैज हमीद साहब से और फैज हमीद साहब को 9 मई से कनेक्ट करे। बहुत शुक्रिया तजिया, आपने सुना। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। एक और आम खबर है जिसके असरात खित्ते पर पड़ रहे हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। शाम में असद खानदान की 5 दहाइयों से जायद की बदतरीन आमरीत का आखिरकार खात्मा हो गया है। माजूल सदर बशारुल असद के वज़ीर आज़म ने भी बागियों को इक़्तिदार सौंप दिया है और बागी रहनुमा मुल्क का इंतजाम संभालने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और इस सिलसिले में उन्होंने अबूरी हुकूमत से मुताल्लिक अहम फैसले भी कर लिए हैं और अपने नुमाइंदे मोहम्मद अल बशीर को 1 मार्च 2025 तक निगरान वज़ीर आज़म भी तैनात कर दिया है। और इसके अलावा बागियों ने मुल्क में अमन मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है, मगर साथ ही उन्होंने कहा है कि जो अहलकार शामी अवाम पर तशद्दुद और जराइम में मुलव्विस हैं उनका एहतसाब किया जाएगा। इस पेशरफ से एक तरफ 13 साला तवील खाना जंगी की वजह से बेघर होने वाले शामी मुहाजिरीन की अपने इलाकों में वापसी की उम्मीद पैदा हो गई है और शाम के नए निगरान वज़ीर आज़म ने मुहाजिरीन से वतन वापस आने की दरख्वास्त भी कर दी है। लेकिन इस कामयाब बगावत के बाद माजूल सदर बशारुल असद और उनके वालिद हाफिजुल असद के दौर में शामी अवाम पर होने वाले मजालिम की हौलनाक तफसीलात भी सामने आ रही हैं। असद खानदान ने शाम पर तवील और सख्त हुक्मरानी की, जिसके दौरान अवाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर कैद, तशद्दुद, कत्ल और इंसानियत सोज मजालिम की रिपोर्ट्स भी सामने आती रहीं। बशारुल असद के बाद शाम की जो सूरत हाल सामने आई है वो चौंका देने वाली है। वो लोग
जो अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए थे वो अब वापस आ रहे हैं और जो लोग गिरफ्तार हुए थे या अब भी लापता हैं उनके हवाले से तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आ रही हैं। दमिश्क के करीब असद रजीम की जानिब से कायम एक दहाइयों पुरानी जेल सेडनाया प्रिजन खबरों का मरकज बनी हुई है। उसे बशार असद का इंसानी मिज़बाह खाना करार दिया जा रहा है। वहाँ से होलनाक मनाजिर सामने आ रहे हैं। बड़ी तादाद में कैदियों को रिहा किया गया है, मगर अब भी बड़ी तादाद में कैदियों के ज़ेर ज़मीन सेल्स में होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और शामी रज़ाकार फोर्स वाइट हेलमेट मुतहरिक हो गई है, जिन्होंने बशारुल असद की फोर्सेज में मौजूद लोगों से अपील की है कि वो इस मामले में मालूमात फराहम करें। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने इस मकाम का दौरा किया और वहाँ रूनुमा होने वाले वाक़यात की तफसीलात बताई। The stream of families never stops, climbing towards Syria's most notorious Sednaya prison, pushed on by reports that thousands of people imprisoned by the regime of Bashar al-Assad are still trapped alive in a section underground. The red section of the prison, they've been trying for days to reach it, Maysoon Laboud tells us. There's no oxygen because the ventilation went out, and so they all may die. For the sake of Allah, help them. Is someone from your family in the prison? في حدا من عائلتك بالسجن هلا يعني؟ مين يعني؟ My 3 brothers and my son-in-law, she says. The roads are choked with cars full of people looking for loved ones. As soon as they see our camera, they approach, holding lists of names of those who vanished inside Assad's dungeons, never to be seen again. You have to get them out before tomorrow, this man says. They don't have food, they don't have water. Everybody's just started running. It's not clear if they have managed to get into this part of the prison. My God, the woman prays, my God, as the crowd surges towards the prison. So it looks like they think that they have managed to get access. A lot of celebratory gunfire, people now just flooding in. After the initial jubilation, an agonizing wait for confirmation from the rescue workers. Many here have been waiting for decades. Hope was something they didn't let themselves feel until now. Rescue workers with Syria's white helmets break through the concrete looking for a way in. No one is certain where this red section is, or if it even exists. Inside the prison, family members are searching too. You can see people everywhere just combing through all the papers and records they can find, looking for names, seeing if maybe their loved ones are there. Tens of thousands of Syrians were forcibly disappeared in Sednaya, lost in the abyss of a prison that was known as a slaughterhouse. Industrial-scale arbitrary detention and torture, all to keep one man in power. They call this the white area of the prison because they say the conditions here are much better than in other areas, but you can see it's still miserable. In the center of the prison, another frantic rush. Someone thinks they have found a tunnel. They desperately try to get a look inside. Others look on, helpless. Not knowing is agony. Assad may be gone, but the legacy of his cruelty remains. और इस सारी सूरत हाल का इसराइल भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, अपनी फ़ौजें आगे बढ़ा रहा है और भरपूर बमबारी करके शाम के रहे सहे दिफाई निज़ाम को तबाह कर रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।